चलो एक बार शुरू से ही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई मॉलिक्यूल दिया हो या कोई आयन दिया हो और उसमें किसी पर्टिकुलर एक एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो कुछ हमको डेटा याद रखने थे कि ग्रुप 1 का क्या होता है, ग्रुप 2 का क्या होता है, ग्रुप 17 का बताया था। और उसके बाद बोला था कि एक तरीका है जो आप एक्स मान करके निकाल सकते हो, हालांकि वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है, तरीका है वो। दूसरा जैसो कि यही मैंने वहाँ पे बताया था कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग समझे थे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य। क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अगर उसको आप हीट करो, गर्म करो, और जब वो मेल्ट हो जाए, गलित अवस्था में आ जाए, मोल्टेन स्टेट में आ जाए, गीला हो जाए, तो उसको क्या करो? चेक करो कि उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप उसको कह सकते हो, तब कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रोलाइट है जब उसका जो द्रवित अवस्था है, गलित अवस्था है, गला हुआ जब है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो। इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। या ऐसा करो कि जिसको इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है कि नहीं है उसको पानी में डाल दो, इसीलिए लिखा गया था क्या? जलीय विलयन। पानी में डाल दो और फिर देखो कि उसका जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ वो विद्युत का सुचालक है कि नहीं। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली लगभग आयनाइज हो जाते हैं, तो उसमें करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो होता है क्योंकि आयन ज़्यादा रहते हैं। और दुर्बल वो होते हैं जिसमें पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब थोड़ा सा टूटेगा और उसी पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, तो आयंस की संख्या कम रहती है, तो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना यहाँ होगा, तो इसको दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी वैद्युत अनअवघट्य उसको बोलेंगे, कि आप उसका वाटर सॉल्यूशन ले रहे हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये मेटल से बना हुआ एक रॉड हो सकता है, एक परत हो सकता है, कोई लेयर हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है, जिससे जिसको हम लोग सॉल्यूशन में डिप करके और वायर जोड़ करके क्या करते हैं, एक सर्किट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है सो कि सेल से फ्लो करवाते हैं। तो ये जो रॉड दिख रहा है हमको, इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमने दिखा था। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। एनोड और कैथोड को साइन के हिसाब से बोला था मैंने, मना किया था ध्यान रखने का। ये नहीं कि जो धनावेशित होता है, धनायन जिस पे रहता है वो एनोड होता है, नहीं। जहाँ ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। देखेंगे कब माइनस होगा कब प्लस होगा। तो वो वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो एनोड होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण यानी रिडक्शन हो वो कैथोड होता है। ऐसे हमको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अवकरण कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो जिस रॉड पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसको हम एनोड बोलेंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीकरण होगा और जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसी को एनोड कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एनोड कब बोलना है, कैथोड कब बोलना है, क्या सोच के बोलना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट अगर देखो तो हम लोग यही पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं आपको समझा रहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैं वहीं से फिर से कनेक्ट करना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह का कंटेनर है, बर्तन है, और इसमें हम जो है सो कि जिंक सॉल्फेट का क्या ले लेते हैं, अगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, जिंक सॉल्फेट का सॉल्यूशन ले लो आप, और इसके अंदर एक जिंक का रॉड आप डिप कर दो, डुबा दो। किसका रॉड डुबा दो? जिंक का। तो होने क्या लगता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप ये चीज़ शुरू हो जाता है कि यहाँ से जो जिंक का रॉड है, इसके जो एटम है, ये इस सॉल्यूशन में आकर के डिजॉल्व होने लगते हैं। इस रॉड पे अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, यानी जिंक जो है Zn2 प्लस में चला जाता है
और कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है। तो आप ब्रैकेट में AQ लिख सकते हो, एक्वस। यहाँ जो वाटर सॉल्यूशन होगा जिंक के साथ उसके अंदर चला जाता है, और प्लस यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, रॉड पे। तो आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो ये जो जिंक मेटल हम इसके अंदर डिप करते हैं, डुबाते हैं, ये अपना एक एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करता है, और जो है सो कि ये Zn2+ बना करके सॉल्यूशन में चला जाता है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये प्रोसेस हम देखते हैं कि ये शुरू होता है, और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन में जो हो रहा है, यानी जो जिंक यहाँ से टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बन के एक्वस यानी सॉल्यूशन में चला गया, ये प्रोसेस बढ़ते जाता है, मतलब ये होते जाता है, होते जाता है। एक टाइम पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से आ रहा है, ऐसा भी होता है कि जो सॉल्यूशन में Zn2+ होता है, यहाँ से जो आया वो Zn2+ बना रहा है। तो सॉल्यूशन में जो Zn2+ होता है वो भी आपका जो है सो कि यहाँ से फिर वो रॉड पे जाना शुरू कर देता है कुछ टाइम के बाद। तो ये रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड ही नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये बैकवर्ड भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू में इसका रेट कम होगा, इसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ये हुआ। जब ये बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, Zn2+ का कंसंट्रेशन इसके अंदर काफी ज्यादा होगा, तो फिर इसका भी रेट बढ़ता है, और एक टाइम पे आ जाता है साम्य अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। उस पे तो आप एक निष्कर्षता बात कह सकते हो कि फाइनली हमको रिजल्ट क्या समझ में आता है इक्विलिब्रियम पे, कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, आप क्या कह सकते हो कि निगेटिवली क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैसे, इसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो हमारा विलियन है, ये जो हमारा विलियन है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये जो हमारा रॉड है ये ऋणावेशित हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसके ऊपर कुछ निगेटिव, इसका अपना कुछ निगेटिव पोटेंशियल हो गया, और सॉल्यूशन का कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। तो इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव पोटेंशियल यानी धनात्मक विभव हुआ, इस रॉड का जो निगेटिव पोटेंशियल यानी इसका जो ऋणात्मक विभव हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम कहते हैं इस इलेक्ट्रोड का, इस रॉड का, रॉड पोटेंशियल कहो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो, बढ़िया रहेगा। हम लोग इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर देखो तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोग इस रॉड को बेसिकली अगर चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एनोड कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, देखो एनोड पर कौन सा है, माइनस है। एक और टाइम आएगा जब हम लोग आगे देखेंगे एनोड पे प्लस भी आता है। तो एनोड पे प्लस होता है, माइनस होता है, ऐसे पकड़ के एनोड को डिफाइन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण, इसलिए यहाँ पे इस रॉड को, इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जा रहा है, एनोड बोला जा रहा है। आई बात समझ। तो इस सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, सॉरी, इस सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, इस रॉड का जो निगेटिव पोटेंशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। तो ध्यान रखना, कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये है पोटेंशियल डिफरेंस। कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन है ये पोटेंशियल डिफरेंस। किसका किसका विभवांतर है, किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस है बताओ, इस रॉड के पोटेंशियल और इस सॉल्यूशन के पोटेंशियल का डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो यही बात एक बार आप। तो ये होता है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या हर बार हमको ऐसा ही देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ से जो भी रॉड होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर डिप करेंगे। जैसे ZnSO4 के अंदर जिंक का रॉड हमने डुबाया, तो क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Zn2+ में गया, सॉल्यूशन में चला गया। तो क्या हम ऐसे ही अगर किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ करें तो क्या सेम सिचुएशन होगा? तो आंसर है हर बार सेम सिचुएशन नहीं होता, हर जगह सेम सिचुएशन नहीं होता, सेम कंडीशन नहीं आते। जैसे जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ऐसा आप सॉल्यूशन ले सकते हो जो रॉड से आके केमिकली रिएक्ट ना करे। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट के अंदर कोई ऐसा रॉड डाल दो, या कोई रॉड ले रहे हो तो कॉपर का ही कोई ऐसा आपने सॉल्यूशन ले लिया जो वो केमिकली रिएक्ट कर लिया, रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, और वो कुछ और ही प्रोडक्ट बना रहा है, या प्रेसिपिटेट टाइप का बन गया, कुछ और ही बन गया। या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीकरण अवकरण की बात करें, तो उसका भी ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें, इस सॉल्यूशन में क्या है, ZnSO4 है, तो SO4 पे 2- है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। ये Zn2+ में आ रहा है, यहाँ से Zn2+ जा रहा है, तो सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है,
सिर्फ जिंक का। रिडक्शन किसका हो रहा है? अगर ये जा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक का। सुनाई दिया? सिर्फ किसका हो रहा है? जिंक का। तो उस मेटल का सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए जिसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है। ऐसा मत डाल दो, ऐसा सॉल्यूशन नहीं लेना जिंक का जो इस मेटल रॉड के साथ रिएक्ट कर जाए, कुछ अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप जिंक सल्फेट ले सकते हो, जिंक नाइट्रेट ले सकते हो, मतलब किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन हो कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर जब हम कॉपर का रॉड डिप करते हैं, ये रॉड किसका है? कॉपर का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो जाता है कि यहाँ सॉल्यूशन से जो है सो कि आपका कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन से जो है सो कि कॉपर सल्फेट इस रॉड पे जाके डिपॉजिट होने लगता है। मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में होगा? 2+ के फॉर्म में होगा, ये 2- के फॉर्म में होगा। ये जाता है और रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। Cu2+, ध्यान से देखना यहाँ कैसे लिख रहा हूं, Cu2+, पहले वो खुद सॉल्यूशन में है, ये क्या बता रहा है? Cu2+ वो खुद सॉल्यूशन में पहले है, वो रॉड पे जाता है। इसको मैं लिख देता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? रॉड पर, ठीक है? और ये रॉड पर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट कर जाता है? कॉपर सॉलिड बन जाता है और उस रॉड पे जाके जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। यहां पर ऐसा होता है। ये बात समझ में आई? फिर दूसरा Cu2+ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। आपको पता है कॉपर मेटल है, धातु है, चालक है, और आपको पता है ना कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ इस रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? सोचो, ये कॉपर Cu2+ जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है। तो ये कॉपर रॉड रॉड क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है। तो इस पे नेट चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा सॉल्यूशन में? बताओ इस बार। निगेटिव। कैसे? यहां जो है सो कि Cu2+ जब यहां से निकल के जा रहा है तो सॉल्यूशन पे क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा? नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? नेट, ये सॉल्यूशन जो होगा, मतलब अगर देखा जाए ये सॉल्यूशन जो है विलियन जो है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ जो कॉपर का रॉड है वो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा कि फिर से क्या करेंगे, इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इस सॉल्यूशन का फिर से कुछ पोटेंशियल होगा, उन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां भी होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां भी होगा, लेकिन लेकिन एक चीज फर्क है। क्या है? कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखो तो ये हो रहा है अवकरण, रिडक्शन। क्या हो रहा है? ये आपका रिडक्शन है, ये आपका अवकरण है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे आपका रिडक्शन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। ये फिजिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक ही लेटर से अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, सिंबॉलिक उसका किया जाता है, सिंबॉलिफिकेशन किया गया है। तो ध्यान रखना इस बात का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाते हैं। तो अब ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ आएगा। तो हमने इस चीज को डिफरेंस करने के लिए, समझने के लिए, यहाँ जो इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हम उसको ऐसे लिखते हैं ई ऑक्सीडेशन। क्या लिखते हैं? ई ऑक्सीडेशन। ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन क्यों लगाया गया? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ई ऑक्सीडेशन। और आप समझदार हो, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ई रिडक्शन। यहां पर जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसको क्या बोलेंगे? ई रिडक्शन। कोई दिक्कत? तो ये जो है सो कि हम लोगों का रिडक्शन से होगा तो ई रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा तो ई ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे अगर आगे देखो तो अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है जो उसको अफेक्ट करती है। जैसे जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसकी प्रकृति क्या है? जैसे आपने वो जो रॉड लिया है वो आयरन का है, कॉपर का है, प्लेटिनम का है, किस चीज का है वो उसको अफेक्ट करेगा, यानी नेचर ऑफ
मेटल एंड आयन। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप उसको जो है सो कि कौन सा मेटल आप ले रहे हो और किस तरह के सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हो, इससे फर्क पड़ेगा उसको। आई बात समझ में? दूसरा है आयन के सांद्रण पर, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब आप जो है सो कि सॉल्यूशन लिए हुए हो, उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रण क्या है, यानी मैं सीधे बात करूं तो मोलारिटी, 1 लीटर विलियन में विले के मोलों की संख्या, तो उसकी मोलारिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। कौन? उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये समझने के लिए समझ लिया आपने कि सॉल्यूशन का जो है सो कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है ये रॉड पे निगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल का डिफरेंस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा फिक्स नहीं होगा। अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अलग है तब निकाल रहे हो, फिर दूसरे टेम्परेचर पर निकाल रहे हो तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे, अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा। इस सॉल्यूशन में आप जिंक का रॉड डिप कर रहे हो, कुछ अलग प्रकार का लेके आओगे और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, तो अगर आपने ये बदल दिया तो बदल जाएगा, ये सॉल्यूशन बदल दिया बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल दिया बदल जाएगा। रॉड सॉल्यूशन टेम्परेचर सब फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा। तो आपको अभी फिलहाल यही ध्यान रखना है, इन सबको 1 बाय 1 करके आगे आपको पढ़ना भी है। आपको अभी धीरे धीरे मिलेंगे ये सब, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो पहला है धातु एवं आयन की प्रकृति, उसका नेचर, यानी किस टाइप का आप ले रहे हो सॉल्यूशन और किस मेटल का इलेक्ट्रोड है। दूसरा, जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका सांद्रण क्या है। और तीसरा, टेम्परेचर क्या है। और चौथा है कि गैस की स्थिति में पार्शियल प्रेशर पे आएगा ये टर्म। जब हम लोग कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो गैसियस टर्म के फॉर्म में काम करेगा तो उस टाइम प्लेटिनम का रॉड वगैरह इस्तेमाल होता है। तो जब पढ़ेंगे तो उस गैस की स्थिति में हम लोग पार्शियल प्रेशर पे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो ये चीजें होंगी। तो ये 4 फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अब इतना जानने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा डेफिनेशन समझना है और उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ। और फिर जो है सो कि वहां से एक एग्जांपल लेंगे डेनियल सेल का, और फिर वहां से चैप्टर का एक और भी अच्छा शुरुआत हो जाएगा। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, पहले आप इतना लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो आप कर लिए थे पहले। अच्छा, ये वाला ये भी हो गया था। अच्छा, ये नहीं हुआ था तो ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ZnSO4 है ये, और ये जो जिंक का रॉड है, एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, विभवांतर आ गया। और ये जो विभवांतर आया इन दोनों के बीच में, उसी को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हो। तो इसमें पता है क्या है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो एक इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? ये जो सॉल्यूशन आपने ले रखा था और इसमें जो रॉड आपने डिप किया, इंटरफेस आप समझते हो ना, क्या होता है इंटरफेस बताओ। ये जो इंटरफेस है, मतलब जो इसका हिस्सा डूबा हुआ है ना, तो उसका जो सरफेस है ना ये वाला, उसको इंटरफेस बोला जा रहा है। मतलब दो चीजों के बीच में जो सरफेस होता है ना उसी को, इंटर का मतलब यहाँ पे बीच है और फेस का मतलब एक सरफेस है, सतह है। जैसे ऐसे समझ लो कि आप लोग जब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ते हो तो समझाता हूँ, ऐसे नहीं बोलते हो कि इधर एक माध्यम 1 है इधर एक माध्यम 2 है, तो ये जो लाइन खींचते हो इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ये बात आप समझ में आई? तो वैसे सोचो, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने इस रॉड को डिप किया, तो अब फील करो मैं इंटरफेस किसको कह रहा हूँ। जो इस जिंक रॉड का सरफेस होगा वो जिंक रॉड और जो सॉल्यूशन उसके बीच में जो है ना, ये बात आपको समझ में आई, उसको इंटरफेस में कह रहा हूँ। तो ये जो इंटरफेस है ना, इन दोनों, जब ये सॉल्यूशन और ये रॉड एक दूसरे से कांटेक्ट में है, यहाँ पे एक इंटरफेस आ गया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। तो यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बताने हैं कि ये सिर्फ यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, सॉल्यूशन और उसके रॉड को डिप करने से ही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। इवन कहीं भी अगर आप 2 मेटल ले लो, क्या ले लो आप, कहीं आप 2 मेटल रॉड ले लो, धातु का रॉड ले लो,
और उनको ऐसे कनेक्ट कर दो। देखो मैंने अलग अलग कलर से बनाया, इसका मतलब ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है, जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है। तो यहाँ पे जो सोचो इस बीच में एक यहाँ भी इंटरफेस आएगा कि नहीं आएगा, जिंक और कॉपर का। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, पता है क्या, यहाँ भी एक विभवांतर आएगा, यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हो सकता है ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो, लेकिन यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक सॉल्यूशन और उसके रॉड के साथ यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट हुआ, यहाँ भी क्या है, जिंक और कॉपर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि जहां भी दो मेटल रॉड के बीच में, दो मेटल रॉड हो या कोई भी दो चीज हो, जहां के इंटरफेस आता है ना, वो कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। और ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, इसके वजह से एक चीज होता है, पता है क्या, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इस पॉइंट का, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जहां विभवांतर आता है, यहाँ पे इसकी जो क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब यहां जो रिएक्शन होगा, यहां जो रिएक्शन होगा इस एंड पे, या यहां जो होगा रिएक्शन, उसका रेट कुछ अलग होगा, लेकिन यहां जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा। इसीलिए आप अगर सही से ऑब्जर्व करोगे ना, जहां पे दो चीज कनेक्ट होते हैं, जहां पे दो रॉड जोड़े जाते हैं, वहां पे जो जंग लगता है, जिसको आप कोरेजन कहते हो ना, साधारण पढ़ते हो कोरेजन, जंग लगना, मूर्छा लगना, वहां पे सबसे ज्यादा होता है। जहां पे ज्वाइंट होता है ना, वहां पे क्या होता है, जंग सबसे ज्यादा लगता है। जहां पे चीजें बेंड होती है ना, मुड़ी होती है, वहां पे जंग सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे एक इंटरफेस होता है। क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, और वो इंटरफेस वहां क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है, एक विभवांतर उत्पन्न कर देता है। और वो विभवांतर से क्या होता है कि उसकी जो क्रियाशीलता होती है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, उनसे और जल्दी रिएक्ट करता है, और जल्दी रिएक्ट करता है तो वहां पे जंग जल्दी लगता है। लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो सिर्फ जिंक के कारण आ रहा है। लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो जिंक और कॉपर दोनों के कारण आ रहा है। आई बात समझ में? तो हमको, हमारा सिर्फ लेना देना इससे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये सीखने लायक यहीं पे है, कि अगर कहीं इंटरफेस होता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और इस विभवांतर से क्या होता है, उसकी जो क्रियाशीलता होती है उस जंक्शन की, उस ज्वाइंट की, क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो आसपास के मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, और ये कारण है कि कोरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सिलेबस होता है अपने आप में, वो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो पढ़ेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन एक चीज आप रोजमर्रा के लाइफ में ऑब्जर्व भी करते होंगे, जैसे हम लोग के पास चापाकल वगैरह होता है, या कहीं नट वोल्ट हम लोग ऐसे कसते हैं, तो उसके बीच में ना एक रबर का वो प्लास्टिक यूज कर देते हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग उसको वाशर या वाइसर, वाइसर सुनो, वाशर प्लास्टिक रबर टाइप का होता है, नट ऊपर से कसा जाता है तो उसको लगा के कसा जाता है। तो एक क्या दिमाग में होता है कि उसको थोड़ा टाइट करना है बढ़िया से, तो उसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो जो रबर है, वो सही से देखो तो क्या हुआ, ऊपर जो नट है और नीचे जो वो लेयर है, उन दोनों के बीच इंटरफेस बनने नहीं दिया। नहीं बनने देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, विभवांतर नहीं आएगा, तो रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्रियाशीलता नहीं बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, जंग कम लगेगा। आई बात समझ में? और जहां पे नहीं होता है, जहां पे नहीं होता है, सीधे वाइसर सीधे के बिना आपने उसको कसने के लिए तो कस दिया, तो क्या हुआ, जंक्शन आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्ट किया, जंक लिया, जंक लग गया। थोड़े दिन बाद पता है क्या होगा, वहां का वो आयरन हटेगा, झड़ेगा, और वो नट बोल्ट आपका ढीला हो जाएगा। और यही होता है। आया समझ में? ठीक है। तो कहीं भी एक इंटरफेस आता है, कहीं भी अगर दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, संपर्क में आती हैं, तो वहां पे कम या ज्यादा कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है, विभवांतर आता है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव था, ये एक बेहतर नॉलेज कह लो, जानकारी कह लो, पॉइंट कह लो, कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसके कारण मतलब पर ईयर अगर देखो तो मतलब कितने टन्स जैसे कि आयरन का रस्टिंग होता है, आयरन खराब होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि इसको और कैसे कम किया जा सकता है। तो वाइसर इसी का एक इजात है, इसका आविष्कार है, इसीलिए वाइसर वाइसर का ही प्रयोग किया जाता है।
कहीं भी कुछ कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, वाइसर लगा देते हैं। ये बात समझ आई? वही हमारा वासर। ठीक, आगे बढ़े, कोई समस्या? चलो, तो अब इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ऐसा कुछ पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंध तथा उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आपको इस चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो मेनली आपको ये पढ़ना है कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। केमिकल एनर्जी जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, वो विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है, या फिर विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में वापस कैसे बदलते हैं। तो इसका एक तरह से कन्वर्जन कह लीजिए, या एक अपने आप में बहुत बड़ा ये सिलेबस है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा, और ये अपने पढ़ा कि वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो किस तरह से डिपेंड करता है उसका पूरा का पूरा वो कह लो कि एनालिसिस है इसके अंदर, और उससे रिलेटेड काफी सारा फॉर्मूला है, वो हमको पढ़ना है। तो मेनली जैसे कि ये चैप्टर का आपका एक सारांश है, निचोड़ है, ये दिमाग में रखना है कि हमको क्या पढ़ना है। तो जो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा जो होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, इससे इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बीच का रिलेशन, इसके बीच का कन्वर्जन इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। और वैसे भी आपको एक चीज पता होगा, इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री यानी केमिकल से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच का कन्वर्जन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान में रखना है। तो अब बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक से, कि एक केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। या अभी जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर जिंक रॉड आपने डिप कर दिया, फिर कॉपर सल्फेट के अंदर जो आपने कॉपर रॉड को डिप कर दिया, तो अगर उन दोनों कंटेनर को, उन दोनों पात्र को, दोनों बर्तन को अगर एक दूसरे के साथ हम लोग अगर कनेक्ट कर दें, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखने को मिलता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखना। यहाँ पे वो वाला कंटेनर लिया, कौन सा, ZnSO4, और इसके अंदर हमने किसको डिप कर दिया, जिंक रॉड को डिप कर दिया, ये Zn रॉड है। यहाँ पे वो हम लोगों का सॉल्यूशन है, कौन सा, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर किसका रॉड डाल दिया हमने, कॉपर वाला, ये कॉपर रॉड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, याद है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो जिंक है, ये जो Zn है, रॉड था पहले सॉलिड के फॉर्म में था, ये टूटता है यहाँ से, और ये Zn2+ में जाता है, और कहाँ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर, इस एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, और यहाँ से क्या निकालता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, रॉड पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे 2 माइनस भी दिखा सकते हो। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में जो Cu2+ होता है वो रॉड पर जाता है, और वहां से रॉड पर जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गेन करता है, उनको अपने मतलब क्या बोलते हैं, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद ये Cu सॉलिड बन के उस रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था, ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, और बीच में ऐसे कुछ स्विच वगैरह लगा दो आप थोड़ा सा, और यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है पता है आपको, जो ये बताता है कि वायर में करंट है कि नहीं है। ठीक है, 10th में तो मिला ही होगा गैल्वेनोमीटर, विभवांतर मापने के लिए, पोटेंशियोमीटर क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर, विद्युत धारा कितना प्रबल प्रबल है या दुर्बल है, एमीटर, सुना है ना आपने, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, सुने आप लोग, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर एक तरह से है, समझ लो हमारे घर में जो टेस्टर होता है ना, जो बताता है किसी तार में करंट है कि नहीं है, तो उस तरह का डिवाइस हो गया गैल्वेनोमीटर, जो ये बताता है कि वायर में करंट है कि नहीं है। तो इसमें एक निडल लगा होता है, वैसे वो अपने डिफ्लेक्शन से शो करता है, अगर वो डिफ्लेक्ट होने लगा मतलब हिलने लगा,
तो समझ लो कि उसमें करंट है। अगर नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं आ रहा है, तो करंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, वायर से इस रॉड को कनेक्ट करके यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और वायर को फिर इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को हम लोग कनेक्ट करते हैं, या स्विच को क्लोज करना कह लो, क्योंकि जब स्विच क्लोज करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसको ऑन किया, ध्यान रखना ये बात। तो अभी जैसे कि हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि उस रॉड पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो Cu2+ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के और कॉपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको एक चीज पता होगा ना कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, हायर, और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसका पोटेंशियल लोअर। तो ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को ऑन करोगे, वैसे ही क्या होगा, इस वायर में एक करंट आ जाता है, अपने आप करंट आ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो हमने कोई सेल लाया, बैटरी लाया, ये देखो एक अलग सॉल्यूशन है, ये एक अलग सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन का जो ये रॉड थे, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया, एक बीच में स्विच लगा दिया। जैसे ही हमने उसको क्लोज किया, अपने आप इसके अंदर यहाँ पे जैसे कि करंट आ गया। गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन शो करने लगता है कि इसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, विद्युत धारा आने लगती है, करंट फ्लो होने लगता है। और किधर से किधर होगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से सीखो, ध्यान से देखना। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सोच के बताना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो किसका फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है या निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो आपको ये बात पता है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जा सकते, ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जा सकते, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता। चलते कौन है, वायर के थ्रू कौन चलते हैं, वायर के थ्रू कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो ये जो यहाँ पे कॉपर जाके डिपॉजिट हुए थे, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो इधर से इधर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, जो जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है इस वायर के थ्रू इधर से तो आ ही सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू ऐसे यहाँ पे चले आते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो है, सो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के थ्रू ऐसे अगर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, तो आप मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा, आई जो होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसके अंदर एक करंट आ गया, और ऐसे भी समझो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही करंट का डायरेक्शन होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो हायर पोटेंशियल पे ये, लोअर पोटेंशियल पे ये, या और भी आसान कर देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। बताओ मेरे को, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। ये प्लस वाला माइनस वाला खींचेगा, वो माइनस वाला प्लस वाला खींचेगा, लेकिन प्लस वाला जाएगा नहीं, ये जा नहीं सकता, तो आना पड़ेगा इसको। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे, माइनस वाले चार्ज चल के आएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस अगर इधर से आ रहा हो, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे, करंट का डायरेक्शन हम ऐसे बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब सोचना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं, तो इस रॉड पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहे हैं, और यहाँ पे जब आ रहे हैं, तो यहाँ जो प्लस था वो इलेक्ट्रॉन आया माइनस, इसको डिस्चार्ज कर देगा, यहाँ प्लस भी कम हो गए। तो यहाँ का भी इक्विलिब्रियम बिगड़ा, यहाँ का भी इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, यहाँ का भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ का भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है। क्या ऐसे सोच सकते हो, ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस पे जितना सारा माइनस होगा, जो होगा वो धीरे धीरे फ्लो करके आएगा, जो पॉजिटिव होगा उसको डिस्चार्ज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान सुनना, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के ऐसे आएंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ जिंक, ये जो रॉड से जो जिंक जो एटम थे वो टूट करके Zn2+ फॉर्म में ये एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन और आ रहा था, ये प्रोसेस फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन और शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। मतलब यहां से आप, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बन रहा है, जैसे वो क्या होता है चाय के दुकान पे, वो चाय बेचारा बना रहा होता है, तब तक दो आदमी और आ गया, क्या क्या, दो
2 कप एक्स्ट्रा दूध डाला, उसी में बन रहा है, उसमें से निकाल रहा है, दे रहा है, फिर डाल रहा है, फिर बना रहा है, फिर जो बन गया उसमें से निकाल के दे रहा है, तो क्या होता है, वो केतली पूरा खाली कर देता है? नहीं। जो आई बात समझ में? तो उस तरह का सिचुएशन सोचो वैसा। तो यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जिंक रॉड में से एटम और टूटेंगे, Zn2+ सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके आएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ जो सॉल्यूशन में Cu2+ था, जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा Cu2+ सॉल्यूशन से, फिर यहाँ पे जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? तो यहां से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव उसको एक्सेप्ट करते जाएगा, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, पॉजिटिव एक्सेप्ट करता जाएगा। सोच के देखो इसमें क्या रहेगा, करंट विद्यमान रहेगा, विद्युत धारा विद्यमान रहेगी, हाँ या ना? तो करंट फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहेगा। कब तक होता रहेगा सोचो? वो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यहां से Zn2+ टूट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। जब ये जिंक रॉड खत्म हो जाएगा, ये जिंक टूट के इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, ये जिंक का जो एटम्स है वो खत्म हो जाए और यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ यहाँ से निकल के इस पे डिपॉजिट हो रहा है वो खत्म हो जाए, इस पे जाके पूरा डिपॉजिट हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये करंट बंद हो जाएगा। उस टाइम पे करंट बंद हो जाएगा। ये नहीं कि हमने शुरू किया, जो माइनस यहाँ थे, जो प्लस यहाँ थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन्स भाग के आए और न्यूट्रलाइज हुआ, कहानी खत्म, करंट बंद हो गया। नहीं, अभी ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर अभी रॉड बचे हुए हैं तो वो टूटेगा, इसके अंदर आएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर यहाँ जो कॉपर बचा हुआ है इस रॉड पे जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे, ये करंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब जिंक एटम खत्म हो जाएगा, जब सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये करंट बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो जाने अनजाने में हमने क्या तैयार कर दिया पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। क्या तैयार किया, आई बात समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसको आप कह सकते हो कि बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जिसका मैंने एग्जांपल लिया, इसका नाम है डेनियल सेल। क्या नाम है, डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है ये, और भी होते लेकिन उसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल। और उसमें यही होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेनियल सेल होता है उसमें कितने पात्र होते हैं, तो 2 बर्तन होते हैं, 2 कंटेनर होते हैं, 2 पात्र होते हैं। क्या कहते हैं इनको, तो इसको अर्ध सेल कहते हैं, इसको भी अर्ध सेल कहते हैं, हाफ सेल हाफ सेल। क्यों, क्योंकि पूरा मिला करके तो ये एक सेल है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इससे ऐसा थोड़ी है कि एक बना लिया अपने, उससे करंट फ्लो करवा लिया, नहीं, इससे भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं, ये पूरा मिला करके एक सेल बना, तो इसको अगर यहाँ से बीच में काट दो तो इसको क्या बोलेंगे, आधा सेल। इसको क्या बोलेंगे, आधा। तो अर्ध सेल ये है, अर्ध सेल ये है, हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है। एक पात्र में क्या होता है, जिंक रॉड को ZnSO4 के अंदर डिप किया गया है, ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के रॉड को डिप किया गया है। ये बात समझ में आई? ठीक है, जो भी यहाँ पर बताया मैंने, ये आपको सीधे आपसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेनियल सेल के अंदर जो है सो कि कौन कौन सा सॉल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से रॉड डिप किए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो उसका क्या आपका जो है रिएक्शन है, रिडक्शन होता है वहां पे क्या रिएक्शन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसको हम कहेंगे हाफ रिएक्शन। क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन। इसको भी कहेंगे हाफ रिएक्शन। आई बात समझ में? हाँ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है तो कह सकते हो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई बात समझ में? हाँ, अब कोई पूछे कि सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है ओवरऑल फुल रिएक्शन क्या होगा, टोटल रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हाफ रिएक्शन होता है, ये जो हाफ रिएक्शन होता है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दोनों को जोड़ने से पहले इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां दिखने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, सोच के देखो, ऐसा होता, कोई ऐसा हमने सॉल्यूशन लिया, कोई ऐसा रॉड लिया जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर रहा है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे जाके गेन कर रहा है, तो फिर क्या होता, ये तो अनबैलेंस हो जाता। तो ये आपको बराबर करने पड़ेंगे। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में आप बेसिक में ये सब पढ़ते रहते हो, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। जैसे x + y = 10 दे दिया और मैंने ऐसे दे दिया 2x + 3y = 15 और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करते हो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हो, विलोपन विधि में क्या करते हो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हो। अगर आपको x गायब करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात आपको समझ में आती है? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे तो किसी भी एक में या दोनों में एक
इंटीजर से, एक पॉजिटिव इंटीजर से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब क्या होगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तब आप जब जोड़ोगे ना, तो जब मतलब सेल रिएक्शन निकालोगे इसका, हाफ रिएक्शन और हाफ रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके जब आप सेल रिएक्शन निकालोगे तो ये ऐसा कुछ निकल के आएगा, ये रहा Zn, ये प्लस Q2 प्लस, और ये था कहाँ सॉल्यूशन में एक्वस, और इधर LHS वाला भी जोड़ो RHS वाला भी जोड़ो, तो इसमें LHS कौन है, लेफ्ट हैंड में कौन है ZnS, इसमें कौन है Q2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ भी सकते हो नहीं भी जोड़ सकते क्योंकि वो अंत तक कटने ही वाला है। ध्यान से देख लेना, इधर क्या लिखोगे, इधर तीर के बाद क्या आएगा बताओ, Q सॉलिड प्लस ये आएगा Zn2 प्लस एक्वस। अब बताओ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़ा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़ा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ है ना, अरे इधर जोड़ोगे तो इधर भी आएगा उधर भी आएगा, दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो वो आपके सेल रिएक्शन में दिखाई नहीं देने चाहिए, सेल रिएक्शन में दिखाई नहीं देने चाहिए, नहीं दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में नहीं दिखाई देने चाहिए। इसकी वजह से मैंने बोला भी शुरू में कि पहले इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, और तभी जाकर के दोनों को ऐड करेंगे। तो ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन रिएक्शन की एक बहुत बड़ी खासियत है, ध्यान रखना, हमेशा वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। अब किस्सा समझना कैसे रेडॉक्स है, यही रिएक्शन आपको रेडॉक्स दिखेगा। देखो Zn पर ऑक्सीडेशन नंबर अकेला है तो क्या होगा, 0। रिएक्शन के बाद देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस है, इधर देखो ये 2 प्लस है, Cu पर क्या है 0, तो जो 0 से 2 प्लस में गया उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ये 2 प्लस से 0 में चला गया तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में। तो एक सेल रिएक्शन अपने आप में क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। आई बात समझ में, सेल रिएक्शन अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन उसको हम लोग सेल रिएक्शन में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो कि ये हम लोगों का डेनिया सेल कैसे वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये चीज़ आपको इस पिक्चर से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, इनको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाए गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या बोलोगे, डेनियल से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, इसकी बात कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल जिसको कहते हैं, तो उसके लिए जो सेल रिएक्शन होता है वो आप कैसे लिखोगे, अभी मैं यहाँ पे बता भी रहा था, ये वाला अगर देखो तो यहाँ पे सेल रिएक्शन ये है, तो इसको हम लोग सेल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो सेल रिएक्शन होता है इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अ सेल रिएक्शन मस्ट बी अ रेडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने अभी अभी बोला कि जो एक सेल अभिक्रिया होती है वो निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होनी चाहिए। तो आप इसको हिंदी में नोट भी कर लीजिए, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, लिखेंगे एक सेल अभिक्रिया निश्चित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पहला पॉइंट ये नोट कर लो। दूसरा क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मस्ट ऑकर एट सेपरेट प्लेसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एक ही कॉन्टिनेंट में हो रहा है, रिडक्शन भी उसी कॉन्टिनेंट में हो रहा है, फिर वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा, उससे आप करंट वगैरह नहीं फ्लो करवा सकते, ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, तो ये सारा जो कहानी है ना, किस्सा है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ था, अगर उसकी हिस्ट्री में मैं जाऊं तो देखो यहाँ से हुआ था। शुरू में एक ऐसे कंटेनर था, ठीक है, और उसमें लिया गया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या बोलो, देखो ये कहानी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जर्नी शुरू होती है हमने तो आपको सीधे पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि सेपरेटेड प्लेसेस क्यों इंपॉर्टेंट हुए,
क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज का? तो हुआ क्या था बेसिकली कि जो कॉपर सल्फेट का ये जो हमारा सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन था, इसके अंदर क्या किया गया, कॉपर का रॉड नहीं, कॉपर का रॉड नहीं, इसके अंदर क्या किया गया, एक जिंक का रॉड डिप किया गया था। किसका रॉड? एक जिंक का रॉड डिप किया गया। तो हुआ क्या, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है, ये आपका पता है क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम पे इसका जो ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था, जो नीला कलर था, ये फेड होने लगा। फेड होना मतलब हल्का होने लगा। मतलब पहले गहरा नीला था, धीरे धीरे उसका जो नीलापन जो था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर इसके बाद में जो है सो की रिसर्च के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हो ये रहा था कि यहाँ से ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर का जो ये Cu है, ये जो Cu है, ये यहाँ से Cu2+ में जो बैठा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, ये जा करके जिंक रॉड पे, ये जा करके जिंक रॉड पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था। मतलब ये वाला रिएक्शन चल रहा था, Cu2+ गया और 2 इलेक्ट्रॉन को रॉड से गेन किया और किस में कन्वर्ट कर गया, Cu में। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू कलर है वो किसके कारण से था, Cu2+ के कारण था। और ये सॉल्यूशन जब चेंज हो रहा था, जब ये बदल रहा था, तो इसका जो नीला कलर भी क्या हो रहा था, वो फेड हो रहा था, कम हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। अच्छा, इस रॉड से क्या हो रहा था, ये वाला प्रोसेस हो रहा था, Zn2+, सॉरी Zn रॉड से निकल रहा था, और वो जो है सो कि 2 इलेक्ट्रॉन का रॉड पर ही त्याग करके 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कहाँ चला जाता था, सॉल्यूशन में चला जाता था। तो बेसिकली अगर देखो तो ये सॉल्यूशन किसके किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 के फॉर्म में। ये कॉपर कहाँ जा रहा है, इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये प्रोसेस तो यहाँ चल रहा था, ये प्रोसेस तो यहाँ चल रहा था, लेकिन क्या यहाँ पे कोई आप वायर के थ्रू या यहाँ जो केमिकल एनर्जी एक ये जो हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या जो चीजें बदल रही हैं, ये जो रिएक्शन चल रहा है, इससे कोई आप काम कर सकते हो, इससे कोई वर्क करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है, और सिंपल आप इतना आसान ये रिएक्शन पढ़े हो, मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 10th क्लास में। तो आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे तो कॉपर क्या करता है, जिंक क्या करता है, जिंक कॉपर को उसके स्थान से हटाता है, ZnSO4 बनाता है और फिर वो कॉपर बाहर चला जाता है। ये 10th क्लास में सबने देखा होगा, ये बात आपको समझ है? तो ये रिएक्शन आपने देखा है तो देखो ध्यान से, वही चीज तो है। ये बात आपको समझ में आ रही? तो यहाँ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रहा था, लेकिन हम यहाँ से कोई काम वाम नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब देखो क्या किया गया, बेसिकली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अलग, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन अलग। कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे कि कॉपर का रॉड, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक का रॉड, इसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस है, वायर से हमने कनेक्ट किया, अभी भी वही रिएक्शन हो रहा है। अभी भी जो है सो कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu2+ रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, Cu नहीं ले रहा है। ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है, इस पे भी गौर करना। Cu2+ रिड्यूस हो रहा है, Cu नहीं, वरना Cu रिड्यूस होता है ना, तो Cu अगर न्यूट्रल बोल के रिड्यूस करोगे तो 2 माइनस आता उस पे, क्योंकि पहले वो 0 है। सोच के देखो, मैं बोलूं कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, मतलब कॉपर है पहले 0 है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर तो माइनस में जाएगा वो। तो पहले से वो 2+ है, Cu2+ रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है। ये बात समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या कर दिया, ये जो दोनों चीजें हो रही थी ये एक साथ हो रहा था, इससे आप कुछ वर्क नहीं निकाल पाओगे, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया होगा, इसमें टाइम लगे होंगे इस चीज को सोचने में, समझने में, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन यहाँ भी कुछ वैसी हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन वही है, लेकिन इसी को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके, अलग अलग सेपरेट करके, अलग अलग बर्तन में, एक बर्तन में ऑक्सीडेशन, दूसरे बर्तन में रिडक्शन, और फिर इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जैसो कि आपको मिल जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो है सो कि ध्यान रखना है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मस्ट अकर एट सेपरेट प्लेसेस। आई बात समझ में? ये दोनों अलग अलग प्लेसेस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं ध्यान रखना कि एक लंदन में हो तो एक अमेरिका में हो। प्लेसेस का मतलब यहाँ पे है अलग अलग पात्र में, अलग अलग बर्तन में, ये बात ध्यान रखना। हाँ, दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन सेल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल रिएक्शन में दिखाई नहीं देते, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, आप लोग ये लिखे था ना सेल रिएक्शन,
ये वाला लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो ना? हाँ ठीक है। तो सेल रिएक्शन में अपीयर नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं दे रहा है। ऐसा ऐसा होता है कि कई कई बार होता है ना कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो झगड़ा जिसकी वजह से हो रहा है वो इन्वॉल्व होगा, लेकिन हो सकता है वो दिखाई ना दे। झगड़ा करवा दिया, निकल लिया। ये बात समझ में आया आपको? मैं क्या करूं, समझ में आ रहा है? दो लोग की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और उसने क्या करा, झगड़ा करना शुरू करा दिया, और वो इन्वॉल्व तो था, वो इन्वॉल्व है भी, इन्वॉल्व था नहीं, इन्वॉल्व है भी, लेकिन वहां पे है नहीं, वो गायब हो गया, अपना काम करके चल दिया। ये बात को समझ में आया? तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेल रिएक्शन में वो अपीयर नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते, और हम दिखाते भी नहीं है। समझ आया? तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने लिख दिया है, इन दोनों को आप खुद से भी लिख सकते हो, या कहो तो मैं लिख देता हूँ हिंदी में, क्या करना है। दूसरा पॉइंट ये है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण भिन्न भिन्न, मैं ऐसे लिख देता हूँ, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पात्र में होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है तीसरा? सेल अभिक्रिया में सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शामिल होते हैं। लेकिन शामिल होते हैं। चलो ध्यान से सुनना, मुझे बस एक लाइन बता दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस है। किस किस चीज का पोटेंशियल का डिफरेंस है? जो रॉड होता है, जिसको इलेक्ट्रोड हम कहते हैं, उसके, और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो उसका वैलेंस अपघट्य होता है, जिस सॉल्यूशन में उसको डिप करके रखते हैं, उसका जो आयंस होता है, प्लस होगा माइनस होगा, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, और रॉड का जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात को पहले जहन में बैठा लो, तभी जाकर के फिर आगे का क्लास आपको पूरी बात समझ में आएगी। ध्यान रखना इस बात को। तो शुरू करता हूं। चलो यहाँ पे वही डायग्राम मैं बनाता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक बर्तन ले लिए, यहाँ पे हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर हम जिंक का रॉड डिप कर देते हैं। जैसे ही इसके अंदर हम जिंक का रॉड डिप करते हैं, क्या होता है, कहानी आपको पता है, आप ये सुन सुन के थक चुके होंगे मुझे लगता है। जिंक जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो रॉड पे होता है, वो Zn2+ में जाता है और सॉल्यूशन में चला जाता है, तो हम एक्वस लिखते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और कहाँ लूज करता है, रॉड पे लूज करता है। तो रॉड ये हो जाता है निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो बात चल रही है इक्विलिब्रियम पे। बात कब चल रही है? इक्विलिब्रियम पे। जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो उस टाइम पे इस पे नेट कुछ नेगेटिव चार्ज होगा और सॉल्यूशन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसका कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कह रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल है, जो सॉल्यूशन का पोटेंशियल है, दोनों के डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। यानी हमको मेजर क्या करना है, हमको मापना क्या है, हमको मापना है कि सॉल्यूशन
और ये जो रॉड है, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसी को मेजर करना है, इसी को मापना है। तो इसको मापने के लिए 10th क्लास में आपने एक डिवाइस पढ़ा होगा जिसका नाम था वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर, जो भी आप कह रहे थे, वोल्ट मीटर सुना है आपने, जिसको हम लोग किससे दिखाते थे, वी से। और एक लाइन आपने पढ़ा होगा, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वेरी गुड, ध्यान रखना वैसे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है सो कि इसको पैरेलल फॉर्म में हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। यहाँ पे काम कर देते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया और एक बैटरी लगा दिया, ये बल्ब जल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस बल्ब का जो, ये जो बल्ब जल रहा है, तो इसका एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एक निगेटिव पोटेंशियल, या ऐसे कह लो एक हायर पोटेंशियल होगा, एक लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी जो है सो कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चले, तो कुछ नहीं करना, आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को वी से दिखाते हैं, तो वोल्ट मीटर जो डिवाइस है आप यहाँ पे लेके आओ, उसमें 2 तार निकले होंगे, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दो, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दो, ये आपका वोल्ट मीटर ऑटोमेटिकली बता देगा ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा है, क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। आई बात समझ में? ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऐसा डायग्राम आपने क्लास 10th में देखा भी होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से, तो जिन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना होता है, उन दोनों पॉइंट से वोल्टामीटर को, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ये आराम से हमने बनाया है उसका। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 12th में एक डिवाइस पढ़ोगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। क्या? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। क्या बोला मैंने? विभव मापी। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है, जो विभव मापी होता है, वो वोल्ट मीटर से ज्यादा करेक्ट आंसर करता है, ज्यादा करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। वो भी विभवांतर को बताता है, यानी वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो वोल्ट मीटर बताता है वो ज्यादा करेक्ट नहीं होता, वो ज्यादा करेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, विभव मापी आप पढ़ लोगे क्लास 12th की इलेक्ट्रिसिटी वाले फिजिक्स में, जब आएगा करंट चैप्टर आएगा तो हम मिल जाएगा आपको, तो वो जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, मेजर करेंगे नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या एरर आता है, उस चीज को जो है सो कि हम लोग को यहाँ समझना है। तो हम लोग कोई भी डिवाइस यूज लगा के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, वैसे ही हमको क्या करना है, एक सॉल्यूशन का कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस मेजर करना है। तो हम लोग एक वोल्ट मीटर पहले लेके आ जाते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक वोल्ट मीटर लेकर के आ जाइए, और इस वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट मत करिए, एक रेजिस्टर लगा दीजिए, सर्किट थोड़ा सा सुरक्षित रहेगा। और इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दो, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे आप कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से ये वायर लेके आइए, और वायर ले आकर के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए, इसमें इसको डुबा दीजिए। ध्यान से देखो तो जो वोल्ट मीटर है, इसका जो दोनों वायर है, एक किससे कनेक्ट है, रॉड से, एक सिरा, और दूसरा सिरा सॉल्यूशन से। तो जिन 2 पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्ट मीटर का एक सिरा, वोल्ट मीटर का एक वायर कनेक्ट होना चाहिए उस पॉइंट से जो नेगेटिव पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल पे है, और एक उससे कनेक्ट होना चाहिए जो हायर पोटेंशियल पे है या पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बता देगा। तो आपको क्या करना है, एक रॉड से कनेक्ट कर दो, और एक क्या कर दो, आप सॉल्यूशन में डिप कर दो, एक विलियन में डिप कर दो। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसे मेजर करते हैं, परंतु इसमें एरर है, गलती है। क्या गलती है, ध्यान से सुनना। अगर पिछले क्लास वाला आपने वो सही से ऑब्जर्व किया है, सही से सुना है, तो मुझे लगता है इस बात को आपको समझाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर इस जिंक रॉड को, ध्यान से सुनना, इस जिंक रॉड को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किए हो, तो यहाँ पे एक चीज बताओगे मेरे को, यहाँ पे एक इंटरफेस आया है कि नहीं आया है? आया है ना। और इस बात पे मैंने डिस्कशन किया था कि जहां भी इंटरफेस आता है वहां पे क्या आता है,
एक विभवांतर आता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है और मेजर आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन और इस रॉड का जो इंटरफेस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आप ये वाला सिरा इसके अंदर इंड करते हो, तो जब ये वायर आप इसके अंदर डिप कर रहे हो, तो एक यहां भी तो इंटरफेस आएगा। इस वायर को इसके अंदर डिप करोगे तो यहां भी तो एक इंटरफेस आएगा। सोचो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यहां पे जहां जहां जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये वायर है, ये रॉड है, ये जंक्शन आपको दिख रहा है, ये वायर है, यहां भी तो कुछ ना कुछ इंटरफेस है। जहां भी दो चीजें आपस में, मैंने क्या समझाया था याद है? जहां भी दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, वहां पे एक इंटरफेस आता है और वहां पे क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। खैर ये तो बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल होंगे, इनको नगण्य मान सकते हो। ये अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये जो इंटरफेस देगा ये अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो यहां पे आप वोल्ट मीटर लगाओ या पोटेंशियोमीटर लगाओ, पोटेंशियोमीटर लगाओगे तो वो कुछ ठीक ठाक रीडिंग देगा, लेकिन उसमें भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट होगा, ऐड रहेगा। और यहां वोल्ट मीटर लगाओ, पोटेंशियोमीटर लगाओ, दोनों में से कोई लगाओ, ऐड तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। यहां भी कुछ विभवांतर है, यहां भी कुछ विभवांतर है, तो दोनों के विभवांतर का यहां पे योगफल है, एडिशन है। तो हमको तो क्या चाहिए था, हमको तो विभव, हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसका किसका चाहिए था? हमने जो डिफाइन किया पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस डेफिनेशन में क्या था कि सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है और जो इस रॉड का पोटेंशियल है उसका डिफरेंस चाहिए था, उसका मेजरमेंट चाहिए था। हमने क्या किया, एक इसका डिफरेंस भी लिया, यहां भी डिफरेंस लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का ये सम अप बताएगा, एक का नहीं बताएगा। तो फिर क्या तरीका है, क्या किया जाए? आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको निकाल दिया जाए, फिर इसका मिल जाएगा। इसको निकाल देंगे तो सिर्फ इसी का मिलेगा ना? अरे निकाल देंगे तो सर्किट ही टूट जाएगा, ये कुछ नहीं बताएगा। तो अगर इस सर्किट को कंप्लीट रखना है तो इसको डिप तो करना ही पड़ेगा, और अगर इसको डिप करेंगे तो इसका एक यहां पे इंटरफेस आएगा ही आएगा, और आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, और ये रहेगा तो फिर इसके साथ ऐड करके ही ये बताएगा। तो हकीकत ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो क्या तरीका है, फिर हम अपने स्टडी को आगे कैसे बढ़ाएं? हमने डिफाइन तो करा है, तो एक तरीका हमने अपनाया। वो क्या तरीका अपनाया, ध्यान से सुनना। क्या हम ऐसा कर लें क्या कि ये जो हमने सेटअप तैयार किया, जहां जहां ये सब जंक्शन आ रहे हैं, चाहे यहां जो इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, अगर हम लोग बोलें कि इस सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन और इस रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो उसको हम ई से दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से दिखाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, इस रॉड का जो पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस ई है, और इन सब इंटरफेस का, यहां जो इंटरफेस है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो है, जो भी इंटरफेस है, बाकी सबके जितने सारे यहाँ पे ये सब हैं, इन सबका जो इंटरफेस है, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस सबका हम लोग अगर मान ले थोड़ा देर के लिए जीरो मान लेते हैं, मान ले अगर जीरो, तो मुझे बताओ टोटल इन सब का, बाकी सबका जितना भी सारा इंटरफेस था, इसको छोड़ के, सॉल्यूशन और रॉड का जो इंटरफेस था इसको छोड़ के, इसका पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ करके बाकी सबका आपने जीरो मान लिया, और ये दोनों का एडिशन बता रहा था। तो अब मुझे बताओ E प्लस जीरो क्या हो जाएगा, E, यानी ये जो बता रहा है उसी को हम क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो ये बता रहा है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ समझ में आया? नहीं आया? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आया? अगर हम लोग इन सब का जीरो मान लें तो बाकी जो बचेगा इसी का बोलेंगे ना। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? ये वही बात हो गई ना, ये वही बात हो गई कि जैसे मान लो दो लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसा काम है जो अकेले हो ही नहीं सकता, दो लोग मिलेंगे तभी होगा वो, ठीक है? अब दो लोग मिलके वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें समझाना हो, कोई ऐसा टॉपिक आप डिफाइन कर रहे हो कि वो अकेले ही कर रहा है, तो फिर कैसे आप समझाओगे? तो जो भी वो काम हुआ, आप मान लो कि एक आदमी किसने क्या किया होगा, जीरो, तो टोटल वर्क डन किसके हिस्से में चला जाएगा, एक आदमी के हिस्से में चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हमसे पूछेंगे कि बताओ ये कितना किया, जो एक आदमी था वो कितना किया, टोटल उसी ने किया।
जो टोटल वर्क था वो उसे अकेले ने किया, क्योंकि दूसरे का आप क्या मान चुके हो, 0। तो यहां भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां भी कुछ है, इसका तो हमको मेजर ही करना था, लेकिन बाकी सबका अगर हम 0 मान लें, एज्यूम कर लें, तो आसान हो जाएगा ये समझना कि भाई जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, या पोटेंशियोमीटर या हम जो वोल्टमीटर लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन ध्यान रखना एक और बात का, क्या अगर ये सेटअप चेंज कर दोगे, जैसे आपने वायर चेंज कर दिया, ये सॉल्यूशन चेंज कर दिया, ये सब चेंज कर दिया, तो इस सेटअप का पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो आपको ये कोई एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आपने इस सेटअप का 0 माना है, तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने गए, तो ऐसा नहीं कि वहां कुछ ही अलग वायर बना दिया, अलग लगा दिया, अलग ये कर लिया। ये बात समझो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन चेंज कर दो, ध्यान सुनना, क्या चेंज कर दिया हमने, सॉल्यूशन चेंज कर दो। तो सॉल्यूशन चेंज करोगे तो ये जो वायर डिप की हो उसके साथ उसका इंटरफेस तो बदलेगा ना, तो उसका वैल्यू तो कुछ अलग होगा। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, खैर उधर और भी नहीं जाना हम लोगों को, वापस आते हैं अपने इस मुद्दे पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ फाइंड आउट करने का तरीका ये है, और आगे आपको एक चीज पता चलेगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालने जाते हैं, तो एक टर्म डिफाइन किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं SHE, शी, मतलब वह ग्रामर के अनुसार प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, खूब हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। ही मतलब वह, सी मतलब वह। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज से सी मतलब वह नहीं है, ये वह क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वहां पे एक टर्म डिफाइन होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम करेंगे क्या, जो ये सी डिफाइंड होगा ना, हाइड्रोजन पढ़ेंगे आगे, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हम उसको मान लेंगे कि 0 है, और उसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे क्या, जैसे ये सेटअप इसका हमने मान लिया ना 0, वैसे ही एक इलेक्ट्रोड तैयार करेंगे और उसको 0 मान लेंगे, और उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और देखो ना, तो दुनिया में ऐसे ही सब कुछ एक तरह से रिलेटिव करके ही पढ़े जाते हैं। आपने कैसे मान लिया कि मेरा द्रव्यमान 50 kg है, आपने कैसे मान लिया आपका द्रव्यमान 55 kg है, 57 kg है, 40 kg है, कैसे आपको समझ में आता है? आपने डिफाइन करा है कि इतना जो है सो कि 1 kg है, आपने 1 kg को डिफाइन करा है कि इतना 1 kg है। अब किसी को मेजर करना होता है 5 kg, तो 1 kg वैसा ही आप क्या करते हो, 5 रख देते हो, फिर उधर वो सामान रखते हो, जैसे ही बैलेंस हो जाता है क्या, तो भैया ये आपका 5 kg ले जाओ। आपने डिफाइन करा है कि हम 1 kg इतना बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को मन किया कि जो है सो कि अरे भाई आपको मेजर करने हैं, मापने हैं, जैसे आपको हमको कंपेयर करना हो कि मैं हल्का कि आप हल्का, मैं भारी कि आप भारी, तो अगर आप इसको कैसे करोगे? तो चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको कुछ ये डिफाइन करने पड़ते हैं कि हम इतना मास को ये बोलेंगे। तो आपने ये डिफाइन करा कि 1 ग्राम इतना बोलेंगे, या 1 kg पे बात करो चाहे जितना बात करो, ठीक है। तो आपने ये डिफाइन करा कि 1 kg इतना होता है, फिर उसके बाद उसके रिलेटिव आप बात करते चले जाते हो। 50 kg अगर कोई है, इसका मतलब क्या है, जितना 1 kg आपने डिफाइन किया उसका 50 गुना है वो। कोई आधा kg है, मतलब इसका वो आधा है, हाफ है, इस तरह से। तो ये जो चीज है आप एक डिफाइन कर लेते हो, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रोड डिफाइन किया जाएगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 रहेगा, और उसके रिस्पेक्ट में सबका मेजर करेंगे, तो उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जो वोल्ट मीटर बताएगा, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया और एक दूसरा लिया, ये वोल्ट मीटर बता रहा है 10। एग्जैक्टली बात है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10 नहीं है, लेकिन चूंकि हम इसका 0 मान लेंगे, तो ये जो 10 बता रहा है सिर्फ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ दूसरा हमने चेंज कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन ही रखा, यहाँ आया, अब वोल्ट मीटर बता रहा है 12, तो मैं बोलूंगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 12। क्यों बोल रहा हूं ये 12 का, इसी का क्यों बोल दे रहा हूं, क्योंकि इसका मैंने क्या मान के रखा है, 0। और अच्छी बात क्या है कि जो भी यहां ला रहे हो सबका कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, हाइड्रोजन के साथ, इसी के साथ कर रहे हो, एक ही के साथ कर रहे हो। इसीलिए आप ये भी कंपेयर कर पाओगे कि जो पहला लाए थे दूसरा लाए थे, उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है। यहाँ पे 1 kg रखे, आपको मैंने बैठा दिया, और 1 kg का बटखरा रखते गए रखते गए रखते गए 40 रखा, फिर दूसरे को बैठा दिया, फिर 1 kg का बटखरा मैंने 42 रखा, तो पता चल जाएगा ना कि इसको 42 रखा तो एक बैलेंस हुआ था, एक के लिए 40 रखा था तो बैलेंस हुआ था, तो 42 वाला ज्यादा हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जो आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, जो आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, वो सबके लिए क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो इनका आपस में कंपैरिजन क्या होगा, वो भी कर पाओगे कौन,
हल्का है, कौन भारी है। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। समझने वाली चीज है, समझा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव सही सही प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए जब परिपथ यानी सर्किट परिपथ को पूरा किया जाता है तब विलयन के साथ विलयन के साथ डूबे हुए तार का एक इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ इंटरफेस लिख देते हैं, हाँ ढूंढ के लाइएगा या लिख लीजिएगा बाद में, जगह छोड़ दीजिएगा। डूबे हुए तार का एक नया इंटरफेस उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंतराफलक, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया इसमें, बड़ा ऑड फील हो रहा है। कुछ अच्छा सा है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं कुछ ये लेके आ जाऊंगा। उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वोल्ट मीटर या विभव मापी दोनों के विभवांतरों का वोल्ट मीटर विभव मापी दोनों के विभवांतरों के योगफल का परिमाण देते हैं, मतलब दोनों के एडिशन का रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ एक का नहीं होगा। ये रीजन है इसका।